सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 15 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ जहां पर हम देखेंगे नेपाल के क्राइसिस को। लेकिन उससे पहले नेपाल के लोकेशन को देख लेते हैं। तो नेपाल भारत से सटा हुआ एक देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं बना। बता दें आपको कि नेपाल भारत के 5 राज्यों से बॉर्डर टच करता है। चलिए नेपाल के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर न्यूज़ को समझेंगे। तो नेपाल 1750 किलोमीटर से भी अधिक लंबा बॉर्डर भारत के साथ शेयर करता है। हम लैंड बॉर्डर की बात कर रहे हैं और ये 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, चौथा बिहार और 5वां वेस्ट बंगाल है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आपसे। वहीं अगर नेपालीज़ वर्कर और जो नेपालीज़ इंडिया में रह रहे हैं, अगर उनकी जनसंख्या बात करें तो ये एस्टिमेटेड है, यानी इससे अधिक या फिर कम भी हो सकता है, यानी 350 मिलियंस की बात करेंगे तो वो भारत में रहते हैं नेपालीज़। वहीं अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता है। अब अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और साथ ही साथ जो भारत और नेपाल के बॉर्डर के टाइज़ हैं, वो एक तरह का फैमिली टाई की तरह है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में एक खुला हुआ बॉर्डर है जहाँ पर आप बिना वीज़ा और पासपोर्ट के एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो रेस्ट्रिक्शन था, ये 1950 ट्रीटी के तहत काम करता है। तो आपको ये लाइन याद रखना है कि ये किस ट्रीटी के संबंध में है, तो 1950 ट्रीटी। अब अगर बात करें तो 3200 फ़ील्ड गुरखा सोल्जर्स जो नेपाल के हैं, वो इंडियन आर्मी को सेवा देते हैं अपनी। वहीं अगर काठमांडू की बात करें, काठमांडू यानी पूरे नेपाल की बात हो जा रही है, तो वो काफ़ी डिपेंड है इंडिया के एक्सपोर्ट पे। और कौन-कौन से एक्सपोर्ट्स, उसमें भी ऑयल है, फूड है। अब अगर इंडिया नेपाल के एनुअल बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो वो एस्टिमेटेड है डॉलर 8.5 बिलियन। आप सोच सकते हैं कि भारत कितना इम्पोर्टेंट है नेपाल के लिए। तो अगर आस-पास आपके टर्मोइल यानी उथल-पुथल हो रही है सरकार में, तो भारत को भी इसका दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि नेपाल जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी मेंबर हैं। इम्पोर्टेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन की बात नहीं करेंगे अभी, हम जो भारत के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो सार्क और जो बिम्स्टेक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी नेपाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वहीं अगर आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी बात करें तो भी नेपाल उसका पार्ट है। अब नेपाल के बारे में आपको बाद में बताएँगे। सबसे पहले आपको बता दें कि नेपाल में ये जो उथल-पुथल है, इससे संबंधित आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए। अब आइए समझते हैं इस न्यूज़ को जो नेपाल में टर्मॉइल हुआ है, यानी उथल-पुथल हुआ है और उससे इंडिया का क्या प्रॉब्लम हो सकता है और साउथ एशिया में, इसको समझेंगे। तो अगर बैकग्राउंड को देखें तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इनमें सबसे पहला कारण है। नेपाल में गवर्नमेंट बार-बार गिर रहा है, कोलिशन पार्टीज़ एक-दूसरे से लड़ रही हैं। वहीं अगर मधेसी लोगों की बात करें तो उनके डिमांड, बॉर्डर डिस्प्यूट और फेडरल सिस्टम के इश्यूज़ अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जिससे एथनिक और रीजनल इश्यूज़ भी बढ़ रहा है नेपाल में। वहीं अगर बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस के दृष्टिकोण से देखें तो नेपाल में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी महंगाई की बात हो रही है। वहीं अगर बात करें तो जॉब कम है, इकोनॉमिक मोस्टली रेमिटेंसेस पर निर्भर करता है, यानी बाहर काम करने वाले नेपालीज़ जो पैसा भेजते हैं उस पर डिपेंडेंट है। वहीं चाइना के इन्फ्लुएंस को भी हम मद्देनज़र रखते हुए चलेंगे, क्योंकि चाइना अपने प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट के थ्रू नेपाल में ज़्यादा एंट्री ले रहा है। अब अगर इंडिया पर इम्पैक्ट की बात करें तो स्ट्रेटेजिक कंसर्न के नज़रिए से देखें तो इंडिया नेपाल अनस्टेबल होता है तो चाइना को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मौका मिलता है, जो इंडिया के लिए चैलेंज है। बॉर्डर सिक्योरिटी और सर्विलांसेस प्रॉब्लम बढ़ सकता है। नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया ही है। टर्मोइल से ट्रेड और एनर्जी प्रोजेक्ट अफेक्ट होता है। हाइड्रो पावर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी डिले हो सकता है। अब अगर माइग्रेशन और सोशल इश्यूज़ की बात करें तो नेपाल में अनरेस्ट होने से माइग्रेशन इंडिया के बॉर्डर स्टेट जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में बढ़ सकता है। वहीं अगर पॉलिटिक्स में एंटी इंडिया नैरेटिव ज़्यादा हो गया तो कल्चरल टाइज़ वीक पड़ जाएगा। वहीं अगर रीजनल डिप्लोमेसी में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि साउथ एशिया में ऑलरेडी इंडिया के पास चैलेंजेज़ हैं, जैसे कि श्रीलंका क्राइसिस, बांग्लादेश इकोनॉमी, पाकिस्तान इनस्टेबिलिटी, अफ़गानिस्तान तालिबान रूल। तो नेपाल का टर्मॉइल उन वोज़ में एक और लेयर ऐड कर देता है। सार्क ऑलरेडी वीक है आपको बता दें, और ऐसे इनस्टेबिलिटी से कोऑपरेशन और मुश्किल हो जाता है। अब आपको बात करें तो इंडिया क्या कर सकता है? तो इंडिया नेपाल के साथ एक्टिव एंगेजमेंट कर सकता है। नेपाल के लीडर्स और लोगों के साथ डिप्लोमेटिक और कल्चरल टाइज़ स्ट्रॉन्ग करना होगा भारत को। वहीं हेल्प करने पर बिना इंटरफेरेंस करने का इंप्रेशन छोड़ना पड़ेगा। वहीं बिम्स्टेक और बीबीआईएन जैसे ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा।
ट्रेड कनेक्टिविटी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में फ़ास्ट प्रोग्रेस करना पड़ेगा। यही तरीके हैं जो भारत और नेपाल दोनों मिलकर काम करेंगे तो शायद ये क्राइसिस जल्दी से ख़त्म किया जा सकता है। अब आइए नेपाल से बनने वाले और सवाल को देखेंगे तो बता दें कि नेपाल जो है होम है किसका? माउंट एवरेस्ट का, जो कि टॉलेस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में, और लुम्बिनी आपको मालूम होना चाहिए कि ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा का। नेपाल अपने स्पिरिचुअल हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है, साथ ही साथ लैंडस्केप्स और वाइब्रेंट ट्रेडिशन के लिए भी जाना जाता है। अब अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें जो नेपाल के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डब्ल्यूएचओ की बात करें तो नेपाल का पॉपुलेशन 29.6 मिलियन 2023 में था। वहीं 2050 तक ये बढ़कर 17% बढ़ने के साथ-साथ 34.6 मिलियन हो जाएगा। नेपाल को बता दें कि 7 प्रोविंसेस में 77 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पर हर एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। जो लेटेस्ट जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हुआ था, वो 2015 में हुआ था। ये भी बात याद कर लीजिएगा, अब आपसे परीक्षाओं में सवाल बन सकता है। नेपाल में 2 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड कल्चरल हेरिटेज है, जिसमें कि आपको सागरमाथा नेशनल पार्क है और सही वहीं पर चितवान नेशनल पार्क। अब ये दोनों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये यूनिसेफ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं नेचुरल वंडर्स में। वहीं नेपाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किन-किन राज्यों से बॉर्डर ये बनाता है। अब नेपाल की बात करें तो इसमें जो कल्चरल साइट्स हैं उसमें काठमांडू, पटान, भक्तापुर दरबार स्क्वायर, उसी तरह स्वयं भूतनाथ स्तूपा, जो कि मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब इस पर सवाल निश्चित बनेगा। वहीं बौद्धनाथ स्तूपा लुम्बिनी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल बन सकता है। चंगू नारायण टेम्पल कहाँ पर है? तो ये भी नेपाल में है। अब नेपाल जो है 3 रीजन्स में बँटा हुआ है, एक है हिमालयन रीजन जो उसकी माउंटेनियस नॉर्थ है, वहीं अगर मिड हिल रीजन की बात करें और तराई रीजन की बात करें तो फर्टाइल साउदर्न बेल्ट में ये पड़ता है। तो इन 3 मेन रीजन्स में बँटा हुआ है नेपाल। अब लुम्बिनी जो है साउदर्न नेपाल में है और यहीं पर लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था 623 बीसी में, और अगर अशोकन पिलर की बात करें तो 249 बीसी में इसको खड़ा किया गया था। जो कि आज भी सेक्रेड साइट के नाम से जाना जाता है और इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड में। माउंट एवरेस्ट की बात करें जो कि 8848 मीटर है, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टॉलेस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। व्हाइल क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ अ ग्लोबल ड्रीम, सभी का ये ग्लोबल ड्रीम होता है। तो आप देख सकते हैं कि एडवेंचरस के दृष्टिकोण से भी नेपाल कितना इम्पोर्टेंट है, टूरिज़्म सेक्टर्स के लिए कितना ज़रूरी है नेपाल। नेपाल की इकोनॉमी भी टूरिज़्म पे काफ़ी डिपेंड करती है। वहीं नेशनल फ्लैग से भी आपको सवाल बन सकता है। आप दुनिया में अधिकांश देशों को देखेंगे तो उनका जो झंडा होता है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लेकिन जो नेपाल का फ्लैग है वो नॉन रेक्टेंगुलर फ्लैग है, जिसमें कि रेड बेस होता है और ब्लू बॉर्डर हो रहा है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जिसमें कि सन है, यानी कि यहाँ पर सूरज है और साथ ही साथ क्रिसेंट मून है, यानी कि आधा चाँद की बात की जा रही है। तो आप और भी जान लीजिए कि आपने सार्क के बारे में पढ़ा तो सार्क भी इम्पोर्टेंट है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और जियोपॉलिटिकल यूनियन है। इसका काम क्या है? तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना अपने मेंबर स्टेट्स के थ्रू। और अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 ढाका में इसका फाउंडेशन हुआ था, वहीं इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। तो नेपाल उथल-पुथल होगा तो सार्क में भी दिक्कतें और चालू हो जाएँगी। मेंबर कंट्रीज़ का नाम याद कर लीजिए, तो ये हो गया पहला अफ़गानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा भारत, पाँचवाँ मालदीव्स, छठा नेपाल, सातवाँ पाकिस्तान और आठवाँ श्रीलंका। तो ये 8 नाम याद कर लीजिएगा। बिम्स्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। वहीं अगर इसके फाउंडेशन की बात करें तो 1997 में इसका फाउंडेशन रखा गया था और 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो याद कर लीजिएगा। और बिम्स्टेक क्या है? तो एक ब्रिज की तरह काम करता है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, जिसमें फ़ोकस किया जाता है टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ताकि रीजनल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके। तो नेपाल से संबंधित क्राइसिस और इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अब याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर। तो अगला करंट अफ़ेयर देखें तो भारत ने अनाउंस किया है 680 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज, 680 मिलियन ये डॉलर में है और ये पैकेज मॉरिशस को अनाउंस किया गया है। सबसे पहले मॉरिशस की लोकेशन को देख लीजिए, तो अगर आप भारत को देखेंगे, भारत से नीचे ये सारा इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन में एक छोटा-सा
आइलैंड है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट ऊपर है, जिसका नाम है मॉरिशस। अगर इसकी बात करें तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। वहीं इसकी करेंसी की बात करें तो मॉरिशियन रुपीज़ है। वहीं ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और प्राइम मिनिस्टर का नाम है नवीन राम गुलाम। चलिए अब इसको समझते हैं। तो इंडिया ने प्लेज किया है $680 मिलियन स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मॉरिशस के लिए। अब इसमें ग्रांट भी है, साथ ही साथ ग्रांट कम लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो अब यहाँ पर एक टर्म आ गया है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब इसका मतलब आपको समझा देते हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का क्रेडिट फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर बैंक के द्वारा या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है किसी भी दूसरे कंट्रीज को, या फिर बिजनेस के लिए, या फिर इंडिविजुअल कस्टमर के लिए भी ये दिया जाता है, ताकि जो कस्टमर है वो ड्रॉ कर सके इस फैसिलिटी को जब भी उसको फंड की ज़रूरत पड़े। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपया में से आपको मान लीजिए कि 20,000 रुपए की ज़रूरत है। अब अगर आपको 20,000 रुपए की ज़रूरत है तो आप इसमें से निकासी कर सकते हैं। अब निकाल लेते हैं तो आप जान लीजिए कि फिर जो ब्याज है, यानी कि जो इंटरेस्ट है रेट, वो 1 लाख पे नहीं लगेगा। उस जितना पैसा आपने निकाला है उतने ही पैसे पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब आप 20,000 का राशि जिस दिन आप चुका देते हैं, तो जो आपका लाइन ऑफ क्रेडिट है फिर से 1 लाख तक पहुँच जाता है और आप फिर से उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये लाइन ऑफ क्रेडिट टर्म भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब न्यूज़ को आगे बढ़ते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। अब जो $25 मिलियन बजटरी सपोर्ट भी करंट फाइनेंशियली ने जो ईयर है उसके लिए दिया गया है। वहीं अगर पैकेज में मुख्यतः देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रेड और मैरीटाइम सिक्योरिटी को कवर करता है। अगर मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। पोर्ट लुइस में पोर्ट रीडेवलप किया जाएगा, साथ ही साथ जो रोड का एक्सपेंशन है और जो मोटरवे M4 अपग्रेडेशन है उसको भी किया जाएगा। जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल है एटीसी टावर, वो एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसको प्रोजेक्ट को विकसित करने का काम करेगा भारत। वहीं रिंग रोड जो फेज 2 का कंस्ट्रक्शन है उसको भी ये प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है। वहीं अगर हेल्थ सेक्टर और सोशल सेक्टर की बात करें तो 500 बेड जो है एसएसआर नेशनल हॉस्पिटल में दिया जाएगा। आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, वेटनरी स्कूल और साथ ही साथ एनिमल हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। जन औषधि सेंटर ताकि सस्ती मेडिसिन्स उपलब्ध कराए जा सके। मैरीटाइम और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो चागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा। मॉरिशस की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके लिए सर्विलांस सपोर्ट भी देगा भारत। कोस्ट गार्ड एसेट्स का रीफिटिंग, जॉइंट ट्रेनिंग और हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी भारत प्रोवाइड करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी और इनोवेशन की बात करें तो 17.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो टमारेंड फॉल्स में किया जाएगा। और वहीं आईआईटी मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने भी मिलकर एमओयू टाइड अप किया है। ट्रेड और फाइनेंस की बात करें तो लोकल करेंसी को जो ट्रेड है वो जो है भारत प्रमोट करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि यूपीआई 7 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो यूपीआई का एक्सपांशन, साथ ही साथ जो रुपए कार्ड का यूज़ेज है, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। कहाँ पर? तो मॉरिशस में। वहीं अगर स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें इंडिया के लिए तो इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखें तो मॉरिशस का लोकेशन इंडिया को साउदर्न आईओआर में, यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। वहीं अगर चागोस इश्यूज़ के नज़रिए से देखें तो इंडिया मॉरिशस के सोवरेनिटी क्लेम सपोर्ट करता है, जहाँ डिएगो गार्सिया यूएस का बेस है। वहीं अगर नेबरहुड फर्स्ट और महासागर विजन के नज़रिए से देखें तो इंडिया अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में प्रोजेक्ट करता है। चाइना भी इंडियन ओशियन आइलैंड में एक्टिव है, इसलिए इंडिया का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। मॉरिशस की 70% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन है, कल्चरल टाइज और गुडविल इससे स्ट्रांग होगा। चैलेंजेस की बात करें तो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में डिले हो सकता है। मॉरिशस के लिए डेब्ट सस्टेनेबिलिटी एक इशू बन सकता है, यानी कि एलओसी का रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। चागोस आइलैंड का जियो पॉलिटिक्स सेंसिटिव है। चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट से भी कंपटीशन बढ़ सकता है भारत को देखें तो। तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़। देखिए, तो आपने मेरे पढ़ाने के दौरान कुछ चीज़ों को गौर किया होगा, तो आपने बार-बार देखा होगा कि मैंने एक नाम ले रहा था एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, वहीं एसएसआर नेशनल हॉस्पिटल की। तो ये जो एसएसआर है,
ये आगे क्यों लगाया जाता है? तो ये सारे के सारे जगह-जगह पर नाम रखे जाते हैं, जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हॉस्पिटल वगैरह। तो इनका नाम था सर सी. वू. राम गुलाम, याद रखिएगा। अब ये कौन थे? तो आपको बता दें कि ये फाउंडिंग फादर और जो पहला पीएम थे, किसके? मॉरिशस के वो थे। तो लिख देता हूँ ये मैं, ये कौन थे मॉरिशस में? तो ये फाउंडिंग फादर के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि मॉरिशस को खोजने में, और साथ ही साथ ये फर्स्ट पीएम भी थे मॉरिशस के। तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, अब सवाल बन सकता है एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर रशिया और चाइना ने ये डिसाइड किया है कि अब ये लोग बिल्ड करेंगे पावर ऑफ साइबेरिया 2। और ये किस तरह का पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, ये किसके-किसके बीच में डील हुआ है? तो रशिया की जो कंपनी है गज़प्रोम, इसका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, और साथ ही साथ ये चाइना की कंपनी है, इनका नाम है सीएनपीसी। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है, तो कंट्रीज़ इन्वॉल्वमेंट और साथ ही साथ कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी याद रखिएगा। अब अगर जो प्रपोज़्ड पाइपलाइन है, वो कहाँ-कहाँ से जाएगा? तो ये जाएगा आपका रशिया के वेस्टर्न साइबेरिया से लेके कहाँ तक जाएगा? चाइना में जाएगा, और किसके थ्रू होता हुआ जाएगा? तो मंगोलिया का। तो ये 3 कंट्रीज़ का नाम याद कर लीजिएगा, कैसे जाएगा? तो रशिया का जो वेस्टर्न साइबेरिया है, वहाँ से, और साथ ही साथ इस किसको होते हुए जाएगा? मंगोलिया को होते हुए ये चाइना में पहुँचाया जाएगा। चलिए अब इस न्यूज़ को डिटेल में समझ लीजिए कि क्या इससे फ़ायदा है, क्या किसको नुकसान है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो अगर पावर ऑफ साइबेरिया 2 की बात करें, तो एक प्रपोज्ड नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो रशिया के यमाल रीजन से मंगोलिया के थ्रू चाइना तक जाएगा। अब अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें, तो लगभग 50 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर होगी। ये एक्जिस्टिंग जो पावर ऑफ साइबेरिया 1 पाइपलाइन है, जो 2019 से ऑपरेशनल है, जो कि 38 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर की कैपेसिटी का है, उसका ये सप्लीमेंट्री वर्ज़न होगा। वहीं अगर यूक्रेन वार के बाद जब वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिया, तो रशिया ने अपने गैस एक्सपोर्ट को यूरोप से चाइना यानी एशिया की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब अगर चाइना के लिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखें, तो एनर्जी सिक्योरिटी में अगर देखें, तो पाइपलाइन से स्टेबल सप्लाई मिलेगा, और चाइना का जो एलएनजी इंपोर्ट है, जो मोस्टली सी रूट से कतर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया से आती है, इस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। वहीं अगर गैस की बात करें, तो सस्ता हो जाएगा, पाइपलाइन गैस स्पॉट एलएनजी से यूजुअली चीप होता है। वहीं अगर कोल से गैस ट्रांजिशन में भी ये हेल्प करेगा। अब रशिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ज़ाहिर-सी बात है, रशिया अपना मार्केट को डाइवर्स कर रहा है। यूरोप ने रशियन गैस लेना कम कर दिया, तो चाइना एक बड़ा नया बायर बन रहा है। वहीं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से रशिया की इनकम सिक्योर हो जाएगी। मॉस्को बीजिंग का अलायंस और स्ट्रॉन्ग होगा, और वेस्ट के अगेंस्ट दोनों कंट्रीज़ हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें, तो अगर पावर ऑफ साइबेरिया 2 ऑपरेशनल होता है, तो चाइना का एलएनजी डिमांड गिर जाएगा, यानी कि एलएनजी मार्केट शॉक हो सकता है, जहाँ-जहाँ से चाइना पहले इम्पोर्ट करता था। वहीं इससे यूएस वर्ल्ड का जो टॉप एलएनजी एक्सपोर्टर है, कतर और ऑस्ट्रेलिया को लॉस हो सकता है। वहीं जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट के नज़रिए से देखें, तो ये प्रोजेक्ट चाइना रशिया को और क्लोज़ लाएगा, जो यूएस के लिए हेडेक का काम करेगा। ठीक है? और इसके आगे अगर आप देखेंगे, तो अगर चाइना एलएनजी कम खरीदेगा, तो ग्लोबल एलएनजी प्राइसेज़ गिरेंगे, जैसे कि इंडिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे बायर्स को भी फ़ायदा होने लगेगा। एनर्जी ट्रेड का बैलेंस वेस्ट के एलएनजी से शिफ्ट होके यूरेशियन पाइपलाइन की तरफ चला जाएगा। तो अब अगर चैलेंजेज़ की बात कर लें, तो देखिए, हाई कॉस्ट जो है एस्टिमेटेड है कि 55 से 70 बिलियन है। रशिया को चाइनीज़ फंडिंग चाहिए ही चाहिए। वहीं चाइना जो लो रेट्स डिमांड कर रहा है, तो इसमें प्राइस नेगोशिएशंस भी एक चैलेंजेज़ हो सकता है रशिया के साथ। वहीं अगर मंगोलिया रूट के नज़रिए से देखें, तो ट्रांजिट के लिए मंगोलिया, रशिया, चाइना कोऑपरेशन ज़रूरी है, यानी मंगोलिया भी अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा देखेगा। वहीं इंडिया के लिए क्या लेसन्स है? तो एलएनजी सस्ता हो सकता है, इंडिया को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हम इम्पोर्ट करते हैं। वहीं चाइना रशिया का एक्सेस और स्ट्रॉन्ग होगा, जो यूरेशिया में बैलेंस चेंज करेगा। इंडिया को अपने एनर्जी इम्पोर्ट को डाइवर्स करना होगा, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूएस से, और रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करना होगा। तो देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ से ये सारी बातें याद रखनी है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 के बारे में, कैसा पाइपलाइन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है, कैपेसिटी आपको बिल्कुल याद रखना है। पावर ऑफ साइबेरिया 1 कब से ऑपरेशनल था, तो 2019 से, और इसकी कैपेसिटी भी आपको याद कर लेना है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 में 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, रशिया, मंगोलिया और चाइना। ये सारी बातों को याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर सी आर पाटिल ने कंडक्ट किया है एरियल सर्वे बिहार कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट का, जिससे कि फ्लड में राहत मिलेगा। अब अगर सी आर पाटिल साहब की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को संभाल रहे हैं। तो याद रखिएगा जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, आपसे ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है। या फिर हाल ही में बिहार कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, जिससे फ्लड रिलीफ मिलेगा बिहार में, इसे किसने एरियल सर्वे किया है? तो ये भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो सी आर पाटिल उनका नाम है। अब आइए समझ लेते हैं न्यूज़ को, लेकिन उससे पहले आपको इन मैप को देखना पड़ेगा। अब अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपका बिहार का मैप है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी आपको याद रखना है, तो बिहार की राजधानी आपको पटना पता होना चाहिए। साथ ही साथ अब अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार हैं, और अगर गवर्नर की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आरिफ मोहम्मद खान। तो चलिए ये बात याद कर लीजिएगा, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब यहाँ पर हमको क्या काम है? तो हमको काम है कोसी नदी से और साथ ही साथ मीची नदी से। तो कोसी नदी की बात कर ले तो कोसी पर हमेशा सवाल बनता है। तो कोसी जो कि फ्लो करता है चाइना, नेपाल और इंडिया से, लेकिन आपसे एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होगा वो आपको नेपाल से संबंधित पूछा जाएगा, तो आप नेपाली टिक करके आइएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोसी का जो पुराना नाम है, ये भी कई बार आपसे सवाल पूछा गया है परीक्षाओं में। इसका नाम है सप्तकोसी, क्योंकि इसके 7 अपर ट्रिब्यूटरीज़ होते हैं और ये नेपाली शब्द है क सप्तकोशी, नाम याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करें तो आप देखिए ये भी गंगा का ही एक ट्रिब्यूटरी है, और अगर मीची की बात करें तो ये महानंदा के ट्रिब्यूटरी है, और महानंदा जो है वो भी गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। तो इन दोनों के बीच का ये जो पाइपलाइन आपको दिख रहा है, यानी इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन दिख रहा है, यही है आपका कोची मेची प्रोजेक्ट, जो आज आप न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। तो यही लिंक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दें। तो अब आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का इन्वॉल्वमेंट देखिए। अगर आप यहाँ पर कोसी को देखेंगे तो यहाँ पर आप सुपौल को देख लीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पर किशनगंज को देख लीजिए। तो इनके बीच में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स को ये राहत देने का काम करेगा, क्योंकि जब-जब फ्लड आता है तो यहाँ पर ही बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। इसीलिए कोसी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इस न्यूज़ को समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको मैपिंग के भी दृष्टिकोण से बता दिया कौन-कौन सी नदियाँ इन्वॉल्व्ड हैं। कोसी और मेची ये भी दिखा दिया कहाँ-कहाँ बहती हैं और किसके-किसके ट्रिब्यूटरी हैं। तो देखिए अब न्यूज़ को बात करेंगे तो इन्होंने जो कहा है जो प्रोजेक्ट के लिए, कि नॉर्थ बिहार के फ्लड से लोगों को रिलीफ देगा ये, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी बूस्ट करेगा। प्रोजेक्ट के डिटेल जो आपके परीक्षा में लिखने के लिए आएगा, तो ये प्रोजेक्ट आपको बता दें कि जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसको कि आप एनआरएलपी के नाम से भी जानते हैं, का पार्ट है, जो कि एनडब्ल्यूडीए यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें कोसी रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उसको मेची रिवर महानंदा, जो कि एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, शुरुआत में ही समझाया, उससे लिंक किया जा रहा है। लोकेशन की बात करें तो बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो जाएँगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो 4900 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। वहीं अगर ये फाउंडेशन स्टेज अगर इसके फाउंडेशन स्टोन की बात करें तो ये नया नहीं है, आज का नहीं है, 2019 में ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इसका मकसद था कि फ्लड को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कोसी बिहार का सौरो कहलाता है, क्योंकि यहाँ बार-बार फ्लड आते रहता है। इस प्रोजेक्ट से एक्सेस फ्लड वाटर कोसी से डाइवर्ट करके मीची में भेजा जाएगा। याद कर लीजिएगा इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को। मैंने जो आपको ये पॉइंट बोला कि जो कोसी रिवर है, कोसी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो कहाँ चला जाएगा? वो मेची नदी में चला जाएगा। यही आपसे सवाल बनेगा, अगर 2-3 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन्स आपको देखने के लिए मिलेगा तो। वहीं अगर इरिगेशन की बात करें तो 2.14 लाख हेक्टेयर फार्मलैंड को इससे इरिगेट किया जाएगा। वहीं फार्मर्स का मॉनसून पर डिपेंडेंस इससे कम हो जाएगा। विलेज और टाउन को रिलायबल वाटर सप्लाई मिलेगा। रीजनल ग्रोथ की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, फ्लड डैमेजेज कम होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंप्रूव होगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इंडिया का वन ऑफ द मेजर इंट्रा स्टेट, और मेजर की क्या बात करें, ये पहला भारत का मेजर इंट्रा स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। अब इंटर स्टेट का मतलब होता है कि 2 राज्यों को जोड़ना, और इंट्रा स्टेट की का बात करें तो यानी कि एक ही राज्य में 2 अलग-अलग नदियों के बीच में प्रोजेक्ट डेवलप करना। तो ये भी सवाल आपसे बन सकता है इंटर और इंट्रा पर बेस्ड। हर साल जो कोसी फ्लड से लाखों लोग अफ़ेक्ट होते हैं, उनके लिए ये रिलीफ़ करेगा, और रिवर इंटर लिंकिंग के नेशनल प्लान में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। लेकिन इसके चैलेंजेज़ पर आपको गौर करना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन और डिस्प्लेसमेंट का इश्यू बढ़ सकता है। एनवायरमेंटल
इम्पैक्ट की बात करें तो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। सेंटर और स्टेट एजेंसी के बीच इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सरकार बदलते ही पता चला कुछ और मामला सामने आने लगा। तो इस न्यूज़ को याद कर लीजिएगा बिहार के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ आपके और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर। तो अगला करंट अफ़ेयर की बात करें तो इंडिया और एडीबी ने 126 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया है ताकि सस्टेनेबल टूरिज़्म को बूस्ट मिल सके उत्तराखंड में। न्यूज़ को बाद में समझेंगे, सबसे पहले समझते हैं सस्टेनेबल टूरिज़्म का मतलब क्या होता है। तो सस्टेनेबल टूरिज़्म एक ऐसा टूरिज़्म है जिसमें एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसको मिनिमाइज़ करना होता है। साथ ही साथ जो होस्ट कम्युनिटी है और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज़ करना होता है। अब इसमें जो बैलेंसिंग क्रिएट करना होता है वो विजिटर्स के बीच में, इंडस्ट्रीज़ के बीच में और साथ ही साथ लोकल पीपुल्स के बीच में जो एड्रेस करते हैं करंट और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को। तो इसीलिए इसको 3 पिलर पे बाँटा जाता है, एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी, सोशल इक्विटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी, जो मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया। अब अगर इसमें की एस्पेक्ट्स की बात करें कि किसको-किसको ये प्रोटेक्ट करेगा, तो नेचुरल रिसोर्सेज़ और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, कल्चरल हेरिटेज को प्रिज़र्व करना सस्टेनेबल टूरिज़्म कहलाता है, क्रिएटिंग ऑथेंटिकेट और बेनिफिशियल एक्सपीरियंस जो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए हो सके, ये सारे के सारे सस्टेनेबल टूरिज़्म के अंतर्गत आते हैं। तो अब यही बात आपको समझाना था न्यूज़ में। तो इंडिया और एडीबी ने साइन किया है 126 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट का, ताकि सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके उत्तराखंड में। अब जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टारगेट क्या कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये टारगेट करेगा टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को, जो कि उत्तराखंड का मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेज रीजन है। अब ये बेनिफिट करेगा 87,000 रेजिडेंट्स को, साथ ही साथ जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, और 2.7 मिलियन एनुअल जो विजिटर्स वहाँ विजिट करते हैं, उनको ये बेनिफिट करेगा। किसके थ्रू? तो टूरिज़्म प्लानिंग के थ्रू अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा और साथ ही साथ जो सिचुएशन और वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको भी एनहांस किया जाएगा डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के साथ-साथ। अब ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जूही मुखर्जी के द्वारा और साथ ही साथ काई वी यू के साथ, जो कि ऑफिसर इन इंचार्ज हैं इंडिया रेजिडेंस मिशन फॉर एडीबी। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, देहरादून विंटर है और भराईसेन समर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी है और जो गवर्नर हैं वो गुरमीत सिंह हैं। वहीं इसका फाउंडेशन की बात करें तो 9 नवंबर 2020 को इसका फाउंडेशन रखा गया था। अब अगर नेशनल पार्क की बात करें तो आपको उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट का नाम याद रखना है। वहीं अगर बात करें तो ये नेशनल जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, यानी कि भारत का सबसे पुराना पार्क, जिसको कि 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। वहीं अगर राजा जी नेशनल पार्क की बात करें तो एलिफेंट और लेपर्ड के लिए फेमस है। नंदा देवी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसी तरह गंगोत्री नेशनल जो पार्क है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और अगर वैली ऑफ नेशनल फ्लावर की बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यानी कि जो 2 नेशनल पार्क हैं वो उत्तराखंड से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लोकेटेड है। तो याद कर लीजिएगा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर और जिम कॉर्बेट से हमेशा सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो याद कर लीजिएगा। एडीबी की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। फाउंडेशन की बात करें तो 1966 में, और प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट मसातो कांडा, मैंने इनका नाम आपको कई बार याद करा रखा है। वहीं अगर मेंबरशिप को देखें तो टोटल 69 कंट्रीज़ मेंबर हैं इसमें। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर राजनाथ सिंह ने फ्लैग ऑफ किया है आईएएसवी त्रिवेणी, इंडिया का पहला ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन, यानी कि अब पूरी तरह से पूरे धरती का ये परिक्रमा लगा के आएंगी समुद्र के जरिए। चलिए समझते हैं इस न्यूज़ को। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इनके साथ कौन कौन मौजूद थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, क्योंकि इनका नाम सबका इंपॉर्टेंट है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल डीके त्रिपाठी, इनका नाम याद रखिएगा। ये तीनों चारों आपको परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आईएएसबी का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल्स, और उसका भी नाम क्या है? तो वो त्रिवेणी है।
अब इसके थ्रू जो है सारा का सारा पूरे धरती का परिक्रमा परिक्रमा ये लोग लगाएँगे। अब इसमें जो है 10 वुमेन ऑफ़िसर होंगे, तो वुमेन से संबंधित है इससे इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा। अब इसको क्या कहा गया है तो समुद्री प्रदक्षिणा एक्सपीडिशन के नाम से ये जाना जाएगा, जिसमें कि 10 वुमेन ऑफ़िसर्स होंगी इंडियन आर्मी से, नेवी से और एयर फ़ोर्स से। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वहीं अगर बात करें इस मिशन के बारे में, तो इसको लीड कौन करेंगी तो कर्नल अनुजा वरुदकर इनका नाम भी अब इम्पोर्टेंट है। अब क्रू ऑफ़िसर में 5 आर्मी ऑफ़िसर हैं, 1 नेवल ऑफ़िसर और 4 एयर ऑफ़िसर्स हैं। तो ये नाम याद नहीं रखना है, आपको अनुजा जी का केवल नाम याद रखना है। अब ये जो है 9 मंथ का वॉयेज है और ये रिटर्न कहाँ कब होगा तो मई 2026 में। निकलेगा कहाँ से ये भी याद कर लीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से इसका लॉन्चिंग हुआ है, यानी कि ये यहाँ से चालू करेंगे अपने जो परिक्रमा है उसको। वहीं ये 26,000 नॉटिकल माइल्स की पूरी तरह से परिक्रमा करेंगी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कई बार मैंने बताया कि 1 नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होंगे और वहीं ये लोग इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करेंगी, जिसमें कि 3 ग्रेट केप्स का नाम इम्पोर्टेंट है। तो केप यूविंग, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप जो बिल्कुल नीचे की ओर है और साथ ही साथ ये सभी मेजर ओशंस को कवर करते हुए वापस भारत की ओर आएँगी, जिसमें कि साउदर्न ओशन इंक्लूड होगा, ड्रेक पैसेज ये सारे के सारे इन्वॉल्वड होंगे। तो याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर, जहाँ पर जो रेलवे है वो स्टार्ट करने वाला है डेली पार्सल ट्रेन कहाँ से? बडगाम जो कि कश्मीर वैली में पड़ता है, आदर्श नगर स्टेशन जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, यहाँ तक जाएगा ये। आइए इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं, तो यूनियन रेलवे मिनिस्टर का नाम भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, अश्विनी वैष्णव साहब हैं। अब बडगाम कहाँ पर है ये आपसे पूछा जाएगा तो ये जम्मू कश्मीर में है, वहीं आदर्श नगर स्टेशन कहाँ पर है तो दिल्ली में है। अब ये जो ट्रेन है वो प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी इंडिविजुअल ट्रेडर्स को और साथ ही साथ जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं उनको, ताकि वो बुक कर सकें इस पार्सल वैन को और ये भी ऑनलाइन फैसिलिटी ये प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो 8 पार्सल वैन ट्रेन होगा, इसी का ओरिजिनेशन होगा, जो मैंने आपको 2 नाम इम्पोर्टेंट बताए। तो याद कर लीजिएगा ये दोनों नाम का, यानी कि ये दोनों जगह इम्पोर्टेंट है, कश्मीर और नई दिल्ली। अब जो पार्सल वैन है वो कैरी करेगा 23 मेट्रिक टन्स एप्पल्स और साथ ही साथ जो रेलवे है वो प्रोवाइड करेगा एडिशनल पार्सल वैन्स को भी, अगर भविष्य में इसकी डिमांड बढ़ती है तो। वहीं मैंने इंडियन रेलवे से संबंधित आपको बहुत बार याद करवा रखा है कि इसका फाउंडेशन 16 अप्रैल 1853 डलहौजी के समय पर हुआ था। वहीं अगर की पीपुल्स की बात करें तो अश्विनी वैष्णव साहब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं। वहीं अगर चेयरपर्सन और सीईओ की बात करें तो उनका नाम है सतीश कुमार। तो इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ 5 एयरपोर्ट कंट्रीज़ में। अब वो पाँचों का नाम क्या है? तो फास्ट इमिग्रेशन याद रख लीजिएगा, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। कौन से 5 एयरपोर्ट है? लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कैलीकट और अमृतसर। ये पाँचों पोर्ट का नाम याद कर लीजिएगा। अब ये प्रोग्राम का मकसद क्या है? तो ये फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल मोबिलिटी को फास्टर, स्मूथर और सिक्योर इमिग्रेशन क्लियरेंस के थ्रू। साथ ही साथ ये अब ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा इंडियन नेशनल को और ओवरसीज़ सिटिज़न्स ऑफ इंडिया को, जो कि बाहर से आ रहे हैं। और जो प्रोग्राम है वो रन करेगा ई-गेट्स पर, ऑटोमेटेड बॉर्डर गेट्स पर, जो कि मिनिमाइज़ करेगा कम से कम यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशंस होंगे, ताकि इमिग्रेशन क्लियरेंस को स्मूथ बनाया जा सके। वहीं अगर अमित शाह की बात करें तो इन्होंने एक आंकड़ा भी रिलीज़ किया है। इनका कहना था कि जो 3 करोड़ 54 लाख पैसेंजर्स थे, इंडियन पैसेंजर्स, इनका जो बढ़ोतरी है वो 73% का हो चुका है 2024 तक में, जो कि कितना पहुँच गया है तो 6 करोड़ 12 लाख, याद कर लीजिएगा, 73% की बढ़ोतरी है। वहीं अगर फॉरेन पैसेंजर्स की बात करें जो इंडिया आते हैं, वो 1 करोड़ 53 लाख था 2014 में, वो अब बढ़कर हो गया है 2 करोड़, जो 2024 का ये आंकड़ा हो गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, याद कर लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर इंडिया ने लॉन्च किया है साजेक्स 2025 जेडा में, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके ज्वेलरी ट्रेड को सऊदी अरबिया के साथ। अब साजेक्स का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, सऊदी अरबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन।
याद रखिएगा साजेक्स का फुल फॉर्म। अब ये जो आयोजन है आप देखेंगे कि इंडिया ने लॉन्च किया है, तो कौन-कौन सी एजेंसीज़ इन्वॉल्वड है उनका नाम याद कर लीजिएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और किसके साथ मिलकर किया है, तो कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जेद्दाह और एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इनके साथ मिलकर ये आयोजन किया गया है। अब ये जो है डिपेंड करता है इंडिया सऊदी अरबिया ट्रेड टाइज़ को, और साथ ही साथ नया चैनल को ओपन करता है जीसीसी और ग्लोबल मार्केट्स में। अब अगर आपको इंडिया की बात करें जो एक्सपोर्ट करता है $32 बिलियन जेम्स एंड ज्वेलरी का 2025 24-25 का ये आंकड़ा है, जो कि ये बताता है कि भारत ग्लोबल लीडरशिप है इस इवेंट का। वहीं अगर आपको बात करें सऊदी अरबिया का, तो गल्फ़ का लार्जेस्ट इकोनॉमी है 1.1 ट्रिलियन जीडीपी के साथ, जो कि ये बताता है कि ये इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड है लग्ज़री, रिटेल और टूरिज़्म में। अब ये किसके तहत किया जा रहा है, तो सऊदी अरबिया के अंडर 2030 विज़न्स के तहत किया जा रहा है, जहाँ पर डायमंड और जो गोल्ड ज्वेलरी का मार्केट है, उसको प्रोजेक्टेड है कि ग्रो करना है 4.56 बिलियन डॉलर 2024 से 8.34 बिलियन तक 2030 में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अब ऐसा क्यों सऊदी अरबिया करना चाह रहा है, तो आपको मालूम है कि पूरी दुनिया जो अपनी इकोनॉमी है वो शिफ्ट कर रही है किसके ऊपर, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। जिस तरह से डीज़ल, पेट्रोल और ये सारे जो क्रूड ऑयल से बनने वाले सामान हैं, उस पर मेजर कंट्रीज़ जो हैं अपने डिपेंडेंसी को कम कर रही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है सऊदी अरेबिया इन सब में ज़्यादा एक्सपोर्टर है, तो अपनी इकोनॉमी में भी वो मेजर शिफ्ट चाहता है। इसलिए इस तरह के वो कार्यक्रम को लॉन्च कर रहा है, ताकि उसकी देश की इकोनॉमी बना रहे। अब अगर सऊदी अरबिया की बात करें तो याद कर लीजिएगा, सऊदी अरबिया जो है इसका कैपिटल है रियाद। वहीं अगर इसके करेंसी की बात करें तो सऊदी रियाल है, और किंग का नाम इम्पोर्टेंट है, तो इनका नाम याद कर लीजिएगा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। सलमान नाम आपको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या करना है। बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की ओर, जहाँ पर एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपॉइंट किया है इंजेती श्रीनिवास को, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के। अब इनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना चेयरमैन बना लिया है। अब इनका जो एनएसई है, यहाँ पर 2 साल से ये पद खाली था, तो सेबी के अप्रूवल से ये अपॉइंट कर लिया गया है। सेबी की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। वहीं अगर बात करें कि इसने स्टैट्यूटरी स्टेटस कब इसको एक्वायर्ड किया था, तो 30 जनवरी 1992 का। इसीलिए आपको एक्ट याद रखना है, फॉर्मेशन 1988, एक्ट कब का है, 1992 का, याद कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर मुंबई है। वहीं एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव हैं यानी चेयरमैन की बात करें, तो याद कर लीजिएगा तुहिन कांता पांडे साहब हैं, इनका नाम आने वाले परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर पेरेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और अगर एनएसई की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है। अब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में है, और साथ ही साथ 5वां लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड में, अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तब। अब अगर इसका फाउंडेशन की बात करें तो ये भी 1992 में ही फाउंडेशन रखा गया था इसका। वहीं अगर इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो आशीष कुमार चौहान साहब का नाम याद कर लीजिएगा। अगले करंट अफेयर की बात करें तो मनमोहन सिंह को मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड। अब ये अवार्ड को देने वाली संस्था का नाम है पीवीएनएमएफ। अब ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो व्यक्ति इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अच्छा काम करता है उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है जो मनमोहन सिंह हैं उनको एलपीजी रिफॉर्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब एलपीजी 1991 का रिफॉर्म था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एक और रेलवे से संबंधित न्यूज़ है जिसको याद कर लीजिएगा कि नमो भारत, जिसको कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर सरपास कर दिया है इसने वंदे भारत को, और बन गया है भारत का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन। कितने किलोमीटर की रफ्तार से, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ा है। बस आपको नाम याद रखना है अब, नमो भारत। अब गतिमान और वंदे भारत का नाम भूल जाइए और याद कर लीजिए नमो भारत। अब ये भी बता दें आपको कि इस ट्रेन को जो मैन्युफैक्चर करने वाली
कंपनी है वो आपको पता होना चाहिए कि ऑलस्टॉम और कहाँ बनाया जा रहा है, तो गुजरात में। इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स को भी इंक्लूड करके चला जा रहा है, ताकि इतने हाई स्पीड्स पर किसी भी तरह के कैज़ुअल्टी के चांसेस होने के कम हो जाएँ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर, जहाँ पर सुशीला कर्की जो है, इन्होंने नेपाल की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, तो इनका नाम अब याद कर लीजिएगा। देखिए एक्स चीफ जस्टिस ये थी, यानी कि चीफ जस्टिस ये नेपाल की हुआ करती थी, जो कि अंतरिम प्राइम मिनिस्टर इनको बना दिया गया है। केपी शर्मा ओली जो है, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। अब अगर बात करें कि तमाम जो वहाँ पर हिंसाएँ हो रही हैं या फिर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बीच में ही ये कर दिया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि जो जेन ज़ेड है, इसका मतलब समझ लीजिए। जेन ज़ेड जो प्रोटेस्ट के बारे में आप जान रहे होंगे, तो इसके बारे में बता देते हैं। तो जेन ज़ेड एक तरह का डेमोग्राफिक कोहोर्ट है, यानी कि अब इसमें होता क्या है कि जो 1990 के दशक के मध्य से अंत तक और 2010 के दशक के शुरुआती वर्षों के बीच पैदा हुए लोगों का ये समूह है, या फिर यही तरह का पीढ़ी को ये संदर्भित कर रहा है, जिसका सामान्य जन्म वर्ष अगर निकालें तो 1997 से 2012 तक बताया जाता है। यह समूह, यानी कि जो मिलेनियल्स के बाद और जनरेशन अल्फा से पहले आता है। अब डिजिटल नेटिव के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि यह इंटरनेट और सर्वव्यापी तकनीक के साथ पला-बढ़ा पहली पीढ़ी है। इसकी प्रमुख विशेषता में अगर देखें तो टेक्नोलॉजिकली ये फ्लुएंट है, साथ ही साथ डाइवर्स, प्रैग्मैटिक हैं, फाइनेंसिस के अबाउट, और सिविकली जो है एंगेज्ड भी हैं। यानी कि इनके अगर प्रमुख विशेषता की बात करें तो तकनीकी रूप से ये पारंगत हैं, विविध है, वित्तीय मामलों में व्यावहारिक और नागरिक रूप से सक्रिय होने में शामिल हैं। तो जेन ज़ेड का मतलब यही होता है, यानी कि जो यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेपाल में। अब इसका कारण क्या है, ये सब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पर, जिसको मैंने कई बार आपको समझा दिया है, लेकिन ये हर महीने रिपोर्ट आता है। तो जो कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो फिर से आपको बढ़ गया है। यानी कि जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई जो इन्फ्लेशन होता है, कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है, वो 2.07% का वृद्धि कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में जो महँगाई दर है वो 2% से लेके 6% तक में है, तो अच्छा माना जाता है, यानी ठीक माना जाता है, क्योंकि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, उसका कहना ये होता है कि भारत में महँगाई दर 4 ± 2 से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, यानी 2% से लेके 6% के बीच में होना चाहिए। तो आरबीआई के टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट के ये दायरे में आता है। तो इतनी बात याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी मैंने आपको याद करा रखा है। आज ऑलरेडी ओवरलोडेड है, इसलिए कम ही बता रहा हूँ। उर्जित पटेल समिति पे की सिफारिश पर ये किया गया था। 2016 में इस समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था इसको बनाने के लिए। कौन-सा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को बनाने के लिए 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और साथ ही साथ 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। वहीं जो आरबीआई हेड होते हैं, अभी की बात करें तो संजय मल्होत्रा साहब इसके हेड हैं, याद कर लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये भी समझ लीजिए। तो ये मेजर क्या करता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर यानी कि हम और आप की बात की जा रही है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है और होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। अब अगर गुड्स और सर्विसेज, इनमें दोनों अगर किसमें कौन-सा कवर होता है, तो याद रखिएगा कि जो सीपीआई है, उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों काउंट किया जाता है। लेकिन अगर डब्ल्यूपीआई की बात करें तो केवल गुड्स को ही कवर किया जाता है। अगर डायरेक्टली इम्पैक्ट की बात करें तो कंज्यूमर्स को सीपीआई इम्पैक्ट करता है और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है प्रोड्यूसर को डब्ल्यूपीआई। बेस ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वन लाइनर के लिए, 2012 है इसका सीपीआई का, और 2011-12 है डब्ल्यूपीआई का। याद कर लीजिएगा, फिर से रिवाइज़ हो गया है आपका। चलिए अगले करंट अफ़ेयर की ओर बढ़ते हैं, तो अगला साइंस एंड टेक से है, तो आपको याद रखना है बस जो-जो चीज़ें बताया जाए बस इसको याद कीजिएगा इसमें। आपको बोला जाएगा कि टग ऑफ वार एक गोल्ड नैनो पार्टिकल असेंबली है, जिसके में कुछ केमिकल्स का यूज़ करके स्ट्रक्चरल चेंजेज़ को देखा गया है, और इस चेंजेज़ की वजह से हम बायोसेंसर का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। अब बस आपको ये जान लेना है कि बायोसेंसर्स क्या होते हैं। तो बायोसेंसर का मतलब होता है कि एक एनालिटिकल डिवाइस होता है जो कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट का यूज़ करके डिटेक्ट करता है एक स्पेसिफिक टारगेट सब्सटेंस को, या फिर एनालाइज़ करता है, और ट्रांसड्यूसर होता है जो कन्वर्ट करता है बायोलॉजिकल इंटरैक्शन को किसी मेजरेबल सिग्नल में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में। याद रखिएगा। अब इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं।
बायोरिसेप्टर जो कि रिकॉग्निशन को एनालाइज़ करता है, ट्रांसड्यूसर जो कन्वर्ट करता है बायोलॉजिकल इवेंट को सिग्नल में, और एक रीडर होता है जो आप डिस्प्ले पे देखते हैं जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्मेशन को दिखाता है। तो टग ऑफ वार किसमें पाया गया है? तो गोल्ड नैनो पार्टिकल असेंबली में पाया गया है। अब इसमें जो केमिकल्स का यूज़ किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, और कहाँ के साइंटिस्ट बेसिकली, तो एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज जो कि एक पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का। अब इसने इसको डेवलप किया है। अब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया गया है, गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड याद कर लीजिएगा GDNHCl, और साथ ही साथ एल ट्रिप्टोफान यानी कि LTRP का। अब अगर गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो ये एक तरह का सॉल्ट है। वहीं अगर एल ट्रिप्टोफैन की बात करें तो एक तरह का एमिनो एसिड है जो हम डेली कंज़्यूम करते हैं, जो कि प्रोटीन में फाउंड होता है, और ये हमको स्लीप और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इतने सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बातें बोली, ये आप याद कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि बायोसेंसर के निर्माण के लिए एक टग ऑफ वार खोजा गया है गोल्ड नैनो पार्टिकल असेंबली में। कौन-कौन से 2 मॉलिक्यूल्स इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे गए हैं? तो गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि सॉल्ट है, और एक एल-ट्रिप्टोफान का यूज़ किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एल-ट्रिप्टोफान हम डेली कंज्यूमेबल यानी कि डेली कंज़्यूम करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन में पाया जाता है, और हमारे स्लीप और रिलैक्सेशन से ये संबंधित है। कहाँ के साइंटिस्ट ने इसको खोज किया है? तो एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज़ जो कि डीएसटी का भाग है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लीजिएगा ये। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आपसे ये वन लाइनर सवाल निश्चित रूप से आगे आगे आने वाले एग्जाम में बनेगा कि जो ब्राज़ील के पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जैसे बोल्सोनारो। अब इनको 27 साल का सज़ा हो गया है क्योंकि इन्होंने कूप अटेम्प्ट किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ब्राज़ील की सुनाई है इस सज़ा को 27 साल और 3 महीने का। अब कूप अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? वैसे तो कू अटेम्प्ट बोला जाता है, यानी कि ये तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इस जुर्म के लिए इनको 27 साल का कैद सुनाया गया है। वहीं अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी आपको याद रखना है, ये है ब्राज़ीलिया, और जो लूला दा सिल्वा, इनका नाम भी याद कर लीजिएगा। ये अभी करंट प्रेसिडेंट है, कहाँ के? तो ब्राज़ील के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इंडिया ने सिक्योर कर लिया है 2027 का कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इवेंट। अब याद रखिएगा कि आपको बता दें कि जो चौथा है, भारत को अब 5वां का ज़िम्मेदारी दिया गया है कि वो ऑर्गेनाइज़ करेगा कोस्ट गार्ड का ग्लोबल समिट का आयोजन। वो कब होगा 2027 में? ये तो अपने आप में एक सवाल बनता ही है। लेकिन अभी अगर जो चौथा इवेंट हुआ, तो चौथे इवेंट की आपसे सवाल बनेगा, तो ये हुआ है आपका रोम में, और रोम कहाँ पर है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये इटली में है, और इटली की कौन है? तो मेलोनी मैडम है, ये भी बात याद रखिएगा। अब चौथा इवेंट हो गया, अब कोस्ट गार्ड की बात कर लें, तो ये जो है यहाँ पर जो इवेंट, चौथा जो इवेंट जो रोम इटली में हो रहा है, तो यहाँ पर डीजी यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं, उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। उनका नाम है परामेश शिवामणि। अब यही गए थे वहाँ पर भाग लेने के लिए। अब इवेंट में होगा क्या? तो ज़ाहिर-सी बात है, कोस्ट गार्ड से संबंधित बातें हैं, तो मैरीटाइम सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और साथ-साथ क्राइम को कैसे काउंटर किया जाए, और ग्लोबल जो ओशियन है उसको सिक्योरिटी कैसे प्रदान किया जाए, इसके लिए एक कोलैबोरेशन होता है। तो याद रखिएगा, अगला भारत इस साल रोम इटली में हुआ है। कौन गए थे? तो डीजी का नाम आप याद कर लीजिएगा, परामेश शिवामणि। वहीं अगर आईसीजी की बात करें, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो आपको मोटो है, ये भी आपको याद रखना है। मैं हाँ, सबका मोटो याद करवाते चलता हूँ। इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट, यानी कि अगर संस्कृत में आपसे लिख करा जाए तो आपको याद रखना है कि वयम रक्षामः, तो इसलिए वी प्रोटेक्ट। अब अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1978 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है, और जो प्रमुख व्यक्ति हैं चेयरमैन, उनका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। बढ़ते हैं एक और वन लाइनर करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर शेख हमदान और धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन के भारत में, अब इन्होंने इनॉग्रेट किया है आईआईएम अहमदाबाद का पहला इंटरनेशनल कैंपस, या फिर आपको एग्जाम में ऐसा भी लिख के आ सकता है कि ओवरसीज कैंपस। कहाँ पर ये? तो दुबई में। तो दुबई में खोला जा रहा है। आपसे वन लाइन में एक नंबर का सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत की किस आईआईएम के द्वारा पहला ओवरसीज कैंपस दुबई में खोला गया है? तो आपको नाम याद रखना है, वो है आईआईएम अहमदाबाद।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर अपेडा जो है उसका पहला जो है ऑफिस खोला गया है बिहार में, ताकि बूस्ट किया जा सके एग्री एक्सपोर्ट को। मैंने कुछ ही दिन पहले एक और सब्जियों से संबंधित बताया था कि बिहार में इनॉग्रेट हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और उसका एक्सपोर्ट बाहर बाहर होगा, यानी कि विदेशों में किया जाएगा, और उस जगह का भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप रेगुलर हैं, करंट अफेयर्सों को देखते हैं तो इम्पोर्टेंट वो भी सवाल है, आपको पूछा जाएगा, सब्जियों से संबंधित वो सवाल था। अब जो है आपको ये भी बता दें कि अपेडा के बारे में, अब इसको जो लॉन्च किया गया है यानी इनॉग्रेट करने वाले जो मिनिस्टर हैं, उनका नाम याद कर लीजिएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अपेडा उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो ये हैं पीयूष गोयल साहब। अब पीयूष गोयल साहब कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंत्रालय हैं। अब अगर अपेडा की बात करें तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 13 फरवरी 1986 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। वहीं अगर बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसीलिए पीयूष गोयल साहब का नाम इंपॉर्टेंट है। अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो अभिषेक देव हैं, और जनरल मैनेजर की बात करें तो बीके विद्यार्थी साहब हैं। इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, अपेडा का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बिहार याद कर लीजिएगा, और पीयूष गोयल साहब का नाम याद कर लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इंडियन नेवी ने आईएनएस अरावली को गुरुग्राम में, याद कर लीजिएगा जगह का नाम इम्पोर्टेंट है, गुरुग्राम में इसको कमीशन कर लिया गया है। अब इसका काम क्या होगा? तो ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर जो है इंडियन नेवी का, उसको स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। वहीं अगर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें तो मैंने आज कई बार बता चुका हूँ, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन, आखिरी करंट अफेयर के सेक्शन की ओर, जहाँ पर ऑब्ituary सेक्शन में हम 2 लोगों के डेथ को पढ़ेंगे। तो डीडी लापंग, जो कि मेघालय के 4 बार सीएम रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है 91 वर्ष की आयु में। अब आपको यहाँ पर मेघालय के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि मेघालय एक इम्पोर्टेंट राज्य है और नॉर्थ ईस्ट राज्य है। तो मेघालय के सीएम की बात करें तो अभी इनका नाम है कॉनरेड संगमा, वहीं गवर्नर हैं सीएच विजयशंकर, और कैपिटल की बात करें तो शिलांग है। इनका नाम याद रखिएगा। वहीं बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर में, ऑब्ituary सेक्शन को देखें तो जगदीप छोकर जो प्रोफेसर थे, इनका निधन हो गया है। आपको बता दें, जगदीप अगर छोकर की बात करें तो ये जो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के को-फाउंडर रह चुके हैं। देखिए, इनका नाम तो आपसे पूछा जाएगा ऑप्शंस में, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में को-फाउंडर जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के हुआ करते थे, उनका नाम बताइए जिनका निधन हो गया है। तो इनका नाम था जगदीप छोकर। अब आपको मन में ये सवाल उठेगा कि जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है वो होता क्या है? तो यह एक तरह का एक एपॉलिटिकल, यानी कि गैर राजनीतिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर पक्षपाती, गैर लाभकारी संगठन है, जो कि 25 वर्षों से चुनावी और राजनीतिक सुधारों में काम कर रहा है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।